प्रिय छात्रों, आज जीव विज्ञान में हम पहली इकाई का अध्ययन करेंगे। जीव विज्ञान में जो पहली इकाई है उसका पाठ है, जो अध्याय है वो है जनन। जनन यानी कि रिप्रोडक्शन। जनन। देखिए, जनन किसे कहते हैं? जनन का मतलब होता है एक ही जैसे अपने जैसे ही संतान उत्पन्न करना, जनन कहलाता है। अब इस इकाई के अंतर्गत या इस पाठ के अंतर्गत जनन में हम सबसे पहले पढ़ेंगे, या जनन जो इकाई है इसका पहला जो अध्याय है, जो पाठ है, उस पाठ का नाम है जीवों में जनन, यानी कि रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स। ये पाठ का अध्ययन करेंगे। तो इस पाठ के अंतर्गत सबसे पहला टॉपिक है जो कहा जाता है जीवन अवधि। जीवन अवधि, इसे छात्रों इंग्लिश में कहते हैं लाइफ स्पैन। लाइफ स्पैन का मतलब जीवन काल, जीवन अवधि। जन्म से लेकर किसी भी जीव के उसकी प्राकृतिक मृत्यु तक का समय जो है वो कहलाता है जीवन अवधि। तो हम कह सकते हैं जीवन अवधि का मतलब है किसी भी जीव के जन्म से उसकी प्राकृतिक मृत्यु तक का समय जीवन अवधि कहलाती है। उदाहरण के तौर पे छात्रों हम कह सकते हैं जैसे कि मनुष्य का जीवन काल लगभग 70 वर्ष तक का होता है। 70 ईयर्स की एज कही जाती है, औसतन आयु जो मानी जाती है। तो जन्म से लेकर मृत्यु तक का समय 70 वर्ष, ये कही जाएगी मनुष्य की जीवन अवधि। 70 ईयर्स जो एज हो गई। अब कोई भी जीव अगर उसकी एक प्राकृतिक जीवन अवधि है तो फिर वो आगे किस प्रकार से वंश चला रहा है। भाई, किसी भी जीव की जीवन अवधि अगर 70 वर्ष है, मनुष्य की जीवन अवधि 70 वर्ष है, तो 70 वर्ष के बाद समाप्त हो जाना चाहिए। लेकिन ये वंश दर वंश आगे बढ़ता चला जाता है, पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ रही है। ऐसा क्यों होता है? तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि कोई भी जीव या मनुष्य अपने ही जैसी संतान को उत्पन्न करने में सक्षम होता है, अपनी ही जैसी संतान उत्पन्न आगे करता है, जिससे आगे नई संतान मिलती है। और ये इसी प्रकार से जो है वो जनन कहलाता है। यानी जनन के माध्यम से हम जो है या कोई भी जीव जो है वो अपने आने वाले वंश को क्रिएट करता है। तो जीवन अवधि। इसके बाद हम पढ़ेंगे जनन। ये आप नोट्स बनाते रहें, ध्यानपूर्वक इसको सुनते भी रहें। जीवन अवधि के बाद अगला टॉपिक है जिसे हम कहते हैं जनन, यानी कि जो हमने कहा अभी रिप्रोडक्शन। जनन का मतलब होता है कोई भी जीव अपने जैसी संतान उत्पन्न करना। ठीक अपने ही जैसी संतान को उत्पन्न करना, जैसे मानव करता है, सभी जीव करते हैं, पेड़ पौधे करते हैं। आम का पौधा है, आम का पौधा आम के बीज बनाता है, नई संतान बनाता है। तो जनन का मतलब हो जाता है कि अपने जैसी संतान
उत्पन्न करना जनन कहलाता है। दैट इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन। कोई भी जीव है अपने जैसी संतान उत्पन्न करके आगे वंश दर वंश बढ़ती चली जाती है उसकी पीढ़ी, उसी को कहते हैं जनन यानी रिप्रोडक्शन। सभी जीव इसी प्रकार से यह क्रिया करते हैं। अब जनन जो है ये कितने प्रकार का होता है, इस पाठ में हमें जनन पढ़ना है, जनन के प्रकार पढ़ने हैं और किस प्रकार से किस किस जीव में किस प्रकार का जनन होता है इसे हमें समझना है। तो जनन क्या हमने बताया, अपने ही जैसी संतान उत्पन्न करना जनन यानी कि रिप्रोडक्शन कहलाता है। अब जनन जो है ये यानी कि रिप्रोडक्शन कितने प्रकार का होता है, तो रिप्रोडक्शन दो प्रकार का होता है मुख्य तौर पर। एक कहा जाता है अलैंगिक जनन और एक कहा जाता है लैंगिक जनन। अलैंगिक जनन को इंग्लिश में कहते हैं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन और लैंगिक जनन को कहते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब अलैंगिक जनन यानी कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन और लैंगिक जनन यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो प्रजनन की ये दो मुख्य प्रकार कहे जाते हैं, या हम कह सकते हैं प्रजनन दो प्रकार का होता है, अलैंगिक प्रजनन और लैंगिक प्रजनन। अब हमें ये दोनों प्रजनन डिटेल में पढ़ने हैं, ठीक। तो एक बार क्विक रिवीजन करेंगे। जनन यानी कि रिप्रोडक्शन, अपने ही जैसी संतान उत्पन्न करना प्रजनन कहलाता है। प्रजनन दो प्रकार का होता है, अलैंगिक प्रजनन और लैंगिक प्रजनन। अलैंगिक प्रजनन, अब इसे डिटेल में पढ़ेंगे कि अलैंगिक प्रजनन क्या होता है। अब है अलैंगिक प्रजनन, यानी कि हमने कहा असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। देखिए, अलैंगिक प्रजनन में सबसे इंपॉर्टेंट और पहली चीज होती है कि हम कहते हैं कि इस प्रकार के प्रजनन में एक ही जीव की आवश्यकता होती है। एक ही जीव जो है इस प्रकार के प्रजनन में आवश्यक होता है। तो हम कह सकते हैं एक ही जीव, यहां पे ध्यान देंगे, यहां नर और मादा की आवश्यकता नहीं होती, ठीक। दो लिंगों की आवश्यकता नहीं होती, दो अलग अलग जीवों की आवश्यकता नहीं होती। यहां मात्र एक ही जीव अपने जैसी संतान उत्पन्न करता है। यहां इंपॉर्टेंट चीज क्या है, यहां है एक ही जीव, या हम कह सकते हैं सिंगल ऑर्गेनिज्म इज नीडेड। एक ही जीव की आवश्यकता होती है अलैंगिक प्रजनन के अंतर्गत। दूसरा बिंदु अलैंगिक प्रजनन में जो इंपॉर्टेंट है उसमें हम कह सकते हैं कि अपने ही जैसी संतान उत्पन्न करता है। फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं कि अमीबा है और ये अमीबा जब प्रजनन करता है तो ये दो अमीबा बनाता है। यहां पे एक ही अमीबा से हमें दो उसी के जैसे समान जीव मिले। तो ये जो संतान है, जो संतति अमीबा बना है, डॉटर ऑर्गेनिज्म बना है, ये पेरेंट के हूबहू एक जैसा होता है। और एक जैसे जब ये होते हैं तो बेटे इन्हें कहा जाता है क्लोन, CLONE। हूबहू एक जैसे बनते हैं तो क्लोन कहा जाता है।
तो हम कह सकते हैं कि अलैंगिक प्रजनन के अंतर्गत हूबहू एक जैसा ही जीव प्राप्त होता है। इसमें तीसरा पॉइंट हम कह सकते हैं कि अलैंगिक प्रजनन की एक और खास बात है, एक ही जीव चाहिए होता है, सिंगल ऑर्गेनिज्म होता है, हूबहू अपने ही जैसी संतान उत्पन्न करना जिसमें कोई अंतर नहीं हो, उसे कहा जाता है क्लोन, यानी कि क्लोन बनते हैं, समान बनते हैं, माता पिता के हूबहू समान संतति जो है या संतान बनती है। अलैंगिक प्रजनन में माइटोसिस, जो हम अर्धसूत्री विभाजन कहते हैं, अर्धसूत्री विभाजन नहीं होता, माइटोसिस नहीं होता। और जब अर्धसूत्री विभाजन हम लोगों ने पहले पढ़ा है, अर्धसूत्री विभाजन के अंदर क्या बनते हैं कि गुणसूत्र आधे आधे हो जाते हैं, युग्मक बनते हैं, युग्मक यानी कि गैमीट्स बनते हैं। तो अर्धसूत्री विभाजन नहीं होता, और जब ये अर्धसूत्री विभाजन नहीं होता तो सीधी सी बात है कि युग्मक यानी कि गैमीट्स का निर्माण नहीं होगा, तो गैमीट्स भी नहीं बनेंगे। ठीक, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज एक और है कि अलैंगिक प्रजनन में युग्मकों का निर्माण नहीं होता, एक ही जीव की आवश्यकता होती है और हूबहू सेम वैसा ही जीव बनता है, संतति अमीबा या संतति जो भी जीव बनेगी, संतान बनेगी, वो हूबहू अपने पेरेंट के जैसी होगी। ये अलैंगिक प्रजनन के मुख्य गुण हैं। ठीक, हमने कहा माइटोसिस यानी अर्धसूत्री विभाजन नहीं होगा, जब अर्धसूत्री विभाजन नहीं होगा तो सीधी सी बात है युग्मक नहीं बनते हैं इनके अंदर, और युग्मक नहीं बनेंगे तो आगे चल के संलयन क्रिया भी नहीं होगी। और अगर इस प्रकार की विधि द्वारा यानी कि सिंगल पेरेंट हो, युग्मक ना बनते हो, तो और उसके बावजूद एक नई पीढ़ी या नई संतान का निर्माण हो सकता है, तो वह सारी क्रिया कहलाई जाती है अलैंगिक प्रजनन, यानी अलैंगिक प्रजनन के अंतर्गत आती है। तो छात्रों, इसके बाद यह अलैंगिक प्रजनन था। अब प्रजनन यानी जनन का दूसरा प्रकार होता है जिसे हम कहते हैं लैंगिक प्रजनन। देखिए, यह प्रश्न बहुत ज्यादा पूछा जाता है, अलैंगिक और लैंगिक प्रजनन में अंतर, या इसमें कभी कभी एग्जाम में आता है कि सिग्निफिकेंस, महत्व क्या होता है लैंगिक प्रजनन का और अलैंगिक प्रजनन का। तो लैंगिक और अलैंगिक प्रजनन आप ध्यान से समझिएगा। इसके बाद अगला आता है लैंगिक प्रजनन। इसे कहते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। लैंगिक प्रजनन में सबसे पहली चीज है कि यहां पर दो लिंगों की आवश्यकता होती है, दो जीवों की आवश्यकता होती है। तो हम कह सकते हैं कि यहां दो जीव, इसमें हम कह सकते हैं नर व मादा, यानी कि मेल एंड फीमेल। या दो लिंग आवश्यक होते हैं। तो यहां लैंगिक प्रजनन में दो जीव यानी कि नर और मादा आवश्यक होते हैं, मेल और फीमेल से आगे संतान उत्पन्न होती है। अगर ऐसा हो रहा है तो उसे कहा जाता है लैंगिक प्रजनन। अलैंगिक प्रजनन में हमने कहा था एक सिंगल ऑर्गेनिज्म की जरूरत होती है, जैसे कि अमीबा एक उदाहरण दिया था, उससे बन रहा था। यहां लैंगिक प्रजनन के अंतर्गत दो जीवों की आवश्यकता होती है, यानी कि मेल एंड फीमेल, इनकी आवश्यकता होती है, और ये दोनों आगे संतान उत्पन्न करते हैं। यहां हम कह सकते हैं कैसे करते हैं, ये भी समझ लें। नर और दूसरा जीव कौन सा था, मादा, यानी कि हमने कहा मेल एंड फीमेल। यहां नर के लिए बायोलॉजी में जो सिंबल इस्तेमाल किया जाता है वो ये होता है, और मादा के लिए बायोलॉजिकल सिंबल ये माना जाता है। नर क्या करते हैं, युग्मक बनाते हैं। ठीक, तो हम ये नर जो है इसके अंदर युग्मक बनते हैं, जिसे हमने क्या कहा था, गैमीट्स। इसी प्रकार मादा के अंदर भी
युग्मक निर्माण होता है जिसे गैमीट्स कहते हैं, और ये नर युग्मक जो गैमीट नरों में बनता है, मेल्स में बनता है, उसका नाम होता है या उसे कहा जाता है शुक्राणु, यानी कि स्पर्म्स। और फीमेल के अंदर जो निर्माण होता है युग्मक का, उसे कहा जाता है अंडाणु या ओवा, या इसे एग कहा जाता है इंग्लिश में। और शुक्राणु और अंडाणु ये आपस में संलयित होकर, फ्यूज होकर क्या बनाते हैं? युग्मनज, जिसे इंग्लिश में कहा जाता है जाइगोट। और जाइगोट की ही आगे जब वृद्धि होती है, ग्रोथ होती है, तो इसी के द्वारा नया शिशु या नई संतान बनती है। तो यहां ध्यानपूर्वक देखेंगे, हमने क्या कहा था कि लैंगिक प्रजनन के अंतर्गत दो जीवों की, नर और मादा की आवश्यकता होती है। तो यहां नर और मादा, इनसे युग्मक बनते हैं। सेकेंड पॉइंट हमने कहा था अलैंगिक प्रजनन के अंतर्गत वहां युग्मकों का निर्माण नहीं होता, या हम कहते हैं अर्धसूत्री विभाजन, माइटोसिस क्रिया नहीं होती, युग्मक निर्माण नहीं होता। लेकिन यहां हम इसी समय सेकेंड पॉइंट में कह सकते हैं, दूसरा पॉइंट हम इसका लिख सकते हैं कि युग्मक, या इसको ऐसे कह सकते हैं माइटोसिस या अर्धसूत्री विभाजन द्वारा युग्मक यानी गैमीट्स निर्माण होता है, गैमीट्स बनते हैं। ठीक, तो गैमीट्स का बनना, युग्मक का बनना, और दो अलग अलग लिंगों की आवश्यकता होना, यानी मेल और फीमेल, अगर इस प्रकार से नई संतान उत्पन्न होती है तो हम वह तरीका लैंगिक प्रजनन का तरीका कहते हैं। ठीक, इसमें जो आपने पढ़ा है कि डीएनए, मेन चीज क्या होती है नर और मादा से, ये माता पिता से डीएनए जाता है और तब नई संतान बनती है। तो अलैंगिक प्रजनन के अंतर्गत एक बार यहां देखेंगे असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एक अमीबा था और अमीबा से हमने कहा था दो संतान बनी। यहां पे मेन चीज क्या है? डीएनए। डीएनए एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाता है, यानी कि यहां पे इसका अपना डीएनए होगा और ये डीएनए ही यहां पहुंचेगा और यहां पहुंचेगा। यहीं से डीएनए, हम कह सकते हैं दो डीएनए, तो एक डीएनए यहां पहुंच गया, एक यहां पहुंच गया, तो इसी के जैसी संतान उत्पन्न हुई हूबहू। लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंतर्गत, या हम लैंगिक प्रजनन के अंतर्गत कहते हैं, सेक्सुअल में अगर हम इसको क्रोमोसोम्स के हिसाब से समझें तो देखिए, ये अगर कहें हम फादर का डीएनए है, ठीक, और हम ये कहते हैं कि ये माता का डीएनए है, मदर का डीएनए है, ये फादर का मान लिया, ये मदर का मान लिया, ब्लू और ब्लैक से। हम ये जानते हैं कि ये डीएनए आपस में इस प्रकार से खुल जाते हैं, और ठीक इसी प्रकार से यहाँ पे ये ब्लैक का डीएनए भी खुलेगा। एक डीएनए माता से और एक डीएनए पिता से जब आएगा तो छात्रों एक ब्लू और एक ब्लैक इस प्रकार से बनता है, और दूसरा भी आएगा तो दूसरा भी इसी प्रकार से बनेगा, एक ब्लू और एक ब्लैक। तो यहाँ पे ये जो क्रोमोसोम बना, ये किसका बना? संतान का बना। और ये किसका था? फादर का, मेल का, और फीमेल का, यानी कि माता का और पिता का, लैंगिक प्रजनन के अंतर्गत। तो ये क्या हुआ? यहां से एक डीएनए यानी आधे गुण माता के और आधे गुण पिता के आए, ये लैंगिक प्रजनन का तरीका है। ठीक, तो यहां पे क्या हुआ? हमारे अंदर माता पिता दोनों के गुण दिखाई देते हैं, और इसी प्रकार को, यानी कि माता पिता से अंतर हो जाना, एक ही पीढ़ी के जीवों में अंतर, माता पिता मानव, संतान मानव, लेकिन ये संतान माता पिता के समान नहीं है, इसके अंदर अंतर है, और इसी अंतर को कहा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है ये, इसे ध्यान देंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी को कहते हैं हम विभिन्नता, मतलब वेरिएशन।
ठीक। तो लैंगिक प्रजनन में विभिन्नता उत्पन्न होती है, लेकिन अलैंगिक प्रजनन में विभिन्नता यानी अंतर उत्पन्न नहीं होता। हमने कहा ये हुबहू एक जैसे बनते हैं, यानी इसी को हम क्या कह रहे थे, यहां पर क्लोन कह रहे थे, समान, कोई अंतर नहीं, जस्ट कार्बन कॉपी। लेकिन यहां कार्बन कॉपी नहीं है। आपके माता पिता से लैंगिक प्रजनन के द्वारा जब आपका जन्म हुआ तो आपके अंदर अंतर है, ठीक, बिल्कुल हूबहू वैसे नहीं है। तो क्या क्यों है, यही चीज कहलाई जाती है वेरिएशन यानी विभिन्नता। तो हम कह सकते हैं, ये प्रश्न पूछा जाता है एग्जाम के अंदर, विभिन्नता किस प्रकार के प्रजनन द्वारा उत्पन्न होती है, तो विभिन्नता हमेशा लैंगिक प्रजनन से उत्पन्न होती है। तो ये हमने पढ़ा लैंगिक प्रजनन। इसमें इंपॉर्टेंट चीज यही है कि नर और मादा दो प्रकार के जीवों की आवश्यकता है और यहां पे युग्मक बनते हैं। अब इसके बाद लैंगिक प्रजनन कंप्लीट है, ये आप याद करेंगे। अब अगला इसके अंदर टॉपिक आता है छात्रों, विधियां। लैंगिक और अलैंगिक प्रजनन में अंतर स्पष्ट हो जाने के बाद हम पढ़ते हैं कि ये किन किन जीवों में होता है। आप कह सकते हैं जितने भी लैंगिक प्रजनन होता है, अलैंगिक प्रजनन नंबर 1 अगर हम कहें, जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन था, इसी के उदाहरण की अगर हम बात करें असेक्सुअल और सेक्सुअल की, तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन आमतौर पे जितने भी प्रोटोजोआ होते हैं, जैसे कि अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, जितने भी शैवाल होते हैं, फंगस, फंजाइज भी होते हैं, कवक, इनके अंदर इस प्रकार का प्रजनन होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की अगर हम बात कहें तो इसके उदाहरण में सबसे बेहतर मानव या जितने भी और जानवर आते हैं, गाय, भैंस, पशु पक्षी, इनके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। तो ये उदाहरण थे इनके कि किस प्रकार के जीवों में कौन सा रिप्रोडक्शन होता है, किस प्रकार का प्रजनन होता है। अब हम इसकी विधियां पढ़ेंगे, ठीक। सबसे पहली विधि हम पढ़ेंगे अलैंगिक प्रजनन। यानी कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। यहां हम कह सकते हैं मोड्स या टाइप्स ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, अलैंगिक प्रजनन की विधियां। या हम कह सकते हैं टाइप्स ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसके अंदर सबसे पहली विधि होती है जिसे कहा जाता है बाइनरी फिजन। या इसे हिंदी में कहते हैं द्विविखंडन क्रिया। द्वि माने दो, बाई मतलब दो, फिजन माने टूटना, विखंडन, बाइनरी फिजन। बाइनरी फिजन के अंतर्गत कोई भी एक जीव, फॉर एग्जाम्पल अमीबा, अमीबा के अंदर न्यूक्लियस, केंद्रक मौजूद होता है। अमीबा के अंदर सबसे पहले ये केंद्रक जो है, इसके बीच में थोड़ा सा गड्ढा बनना शुरू होता है, यानी दबाव लगना शुरू होता है। ये दबाव धीरे धीरे बढ़ता चला जाता है और केंद्रक के मध्य गड्ढा बढ़ता चला जाता है। और हम कह सकते हैं इसके बाद ये इतना ज्यादा दबाव बढ़ जाता है कि ये केंद्रक बीच में से पूरी तरह से अलग होने की स्थिति पर आ जाता है और इस प्रकार से ये यहां से टूट जाता है और टूटने पर दो केंद्रक बन जाते हैं।
इसी प्रकार से साइटोप्लाज्म जीव द्रव्य, इसके अंदर भी खांच यानी गड्ढा बनना शुरू होता है और ये गड्ढा धीरे 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 बढ़ता चला जाता है और इसके बढ़ने के बाद यहाँ पर ये पूरी तरह से अलग हो जाता है और इसके अंदर दो केंद्रक बन जाते हैं और साइटोप्लाज्म टूटकर दो भागों में बंट जाता है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि एक अमीबा से हमें दो अमीबा प्राप्त हुए, यानी कि मात्र अमीबा मदर सेल से आपको क्या मिले? डॉटर सेल। अब सेल कह दें या मदर अमीबा से आपको दो डॉटर सेल्स मिले। डॉटर अमीबा संतति कोशिकाओं को, संतति यानी आने वाली संतानों को डॉटर से रिप्रेजेंट किया जाता है, बताया जाता है। तो यहां पर एक अमीबा से आपको दो अमीबा प्राप्त हुए। तो क्योंकि ये कैसा है, देखिए असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमने कहा था एक ही जीव की आवश्यकता होती है, युग्मक निर्माण बिल्कुल नहीं होता, गैमीट्स नहीं बनते। तो यहाँ एक ही जीव है, किसी प्रकार का कोई युग्मक निर्माण नहीं हुआ और एक ही जीव से हमको दो अमीबा मिले। क्योंकि एक से दो मिले हैं, इसीलिए इस प्रकार के विभाजन को द्विविखंडन क्रिया या द्विखंडन क्रिया कहा जाता है। बाइनरी फिजन, बाई मीन्स टू, फिजन माने विखंडन होना, दैट इज कॉल्ड बाइनरी फिजन। ये पहला तरीका होता है अलैंगिक प्रजनन का। और इसका अगर उदाहरण कहा जाए तो एग्जाम्पल में आप कह सकते हैं अमीबा। ठीक, यहां एक बात ध्यान देंगे कि अलैंगिक प्रजनन में जो संतति अमीबा मदर सेल से आपको प्राप्त हो रहे हैं, यहां पर ये दो डॉटर सेल्स मिल रहे हैं, ये आप कह सकते हैं सेम साइज, यानी कि इनका आकार समान होता है, इनका साइज एक जैसा होता है। ठीक, कभी कभी एग्जाम के अंदर रिप्रेजेंटेटिव क्वेश्चंस में आपको एक अमीबा तोड़ के एक छोटा एक बड़ा, एक इस साइड का छोटा बड़ा और एक प्रश्न में जो है वो समान एक जैसे आकार के हों, तो अगर ऑब्जेक्टिव में पूछते हैं इसमें कौन सा चित्र सही है, तो हमेशा ध्यान रखेंगे जिसमें सेम साइज दे रखा हो, सेम आकार दे रखा हो, वो अमीबा का डायग्राम ठीक होगा। तो सेम साइज के होते हैं, ठीक, और हूबहू हम जानते हैं आइडेंटिकल होते हैं, या हम कह सकते हैं आइडेंटिकल यानी कि समान होते हैं, एक जैसे होते हैं, जो हमने पहले पढ़ाया अलैंगिक में कि क्लोन्स, हूबहू एक जैसा होना। ये बाइनरी फिजन अलैंगिक प्रजनन की क्रिया है। तो आपको ये समझ में आ रहा होगा, चित्र समझ में आए। इसके बाद दूसरी विधि है, बाइनरी फिजन के बाद नेक्स्ट विधि कहलाई जाती है प्रजनन का दूसरा तरीका, जो है स्पोर फॉर्मेशन। सेकंड तरीका होता है स्पोर